हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज मेडावल हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो अभी तक आयोग के द्वारा पूछे गए, उन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम अप्रॉक्स 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं आपको ये भी चैप्टर विजयनगर साम्राज्य का जो चैप्टर है वो भी रिवीजन कराने की कोशिश करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना की विजय राय ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का द्वितीय ने। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2004 में ये प्रश्न आया था। तो फ्रेंड, इसके जो आंसर होगा वो हरिहर और बुक्का होगा। हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिण में। ठीक है, इन्होंने देखा जाए ये जो हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, तो पहले ये काकतीय वंश था, काकतीय वंश जो कि तेलंगाना में था। काकतीय वंश के ये सामंत थे काकतीय वंश के अंतर्गत। उसके बाद ये काम्पिल्य चले आते हैं। ठीक है, काम्पिल्य में ये राज्य मंत्री रहते हैं और फिर इसी दौरान मोहम्मद बिन तुगलक का काम्पिल्य राज्य पर आक्रमण होता है और इन दोनों भाइयों को वो बंदी बना करके लेता जाता है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं 1336 का समय चल रहा है। इस समय उत्तर में दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तीसरा वंश तुगलक वंश का शासन है। तुगलक वंश का शासक कौन है इस समय? मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों भाइयों को इस्लाम कबूल करवाया और फिर इन दोनों भाइयों को इसी अभियान के लिए यानी काम्पिल्य अभियान के लिए वापस भेजा था, जिस दौरान ये दोनों भाई जो हैं वो विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के, इनके गुरु रहते हैं, विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार किया। पुनः हिंदू धर्म में ये आए, इनका विद्यारण्य ने शुद्धिकरण किया और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि तुंगभद्रा के दक्षिण राज्य में, दक्षिण वाले क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और एक वंश की स्थापना की जिसका नाम था संगम वंश। संगम इनके पिता का नाम था, उन्हीं के नाम पे इन्होंने पहला वंश विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत पहला वंश संगम वंश की स्थापना किया 1336 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। वो कौन सा स्थान वर्तमान में है जो कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था? हम्पी, मैसूर, बेल्लूर या फिर श्रीरंगपट्टनम। तो इसका फ्रेंड आंसर है हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसे हम हस्तिनावती भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हस्तिनावती। और इसके भग्नावशेषों को फ्रेंड 1800 में देखा जाए तो मैकेंजी ने खोजा था। ठीक है, मैकेंजी ने खोजा था, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, हम्पी। तो हम्पी जो है वो कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में देखेंगे तो उत्तर कर्नाटक के उत्तरी में बेल्लारी जिला में इस समय वर्तमान में है। ठीक है, बेल्लारी जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऐतिहासिक क्रम में इन विजयनगर राजवंश को मिलाइए। फ्रेंड, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंशों ने शासन किया। प्रश्न यही पूछ रहा है कि पहला कौन सा वंश था, उसके बाद कौन सा वंश था, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए प्रश्न भी आया है। तो सबसे पहले जो वंश था फ्रेंड वो आपका संगम वंश था। और संगम वंश की बात करें फ्रेंड तो 1336 से लेकर के 1485 लगभग 149 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया। संगम वंश के बाद जो आएगा फ्रेंड शासन आएगा वो आपका सालुव वंश का आएगा। ठीक है, नरसिंह सालुव के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी और ये मात्र 20 वर्षों तक ही शासन करता है, यानी कि 1485 से लेकर के 1505 मात्र 20 वर्षों तक। तो इस तरह देखिए, जो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राज्य होगा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तो आपका संगम वंश होगा और सर्वाधिक कम समय के लिए शासन करने वाला जो वंश होगा वो होगा आपका दूसरा वंश यानी कि सालुव वंश। सालुव वंश के बाद फ्रेंड आएगा वीर नरसिंह के द्वारा स्थापित तुलुप वंश, जिसका समय देख लीजिए 1505 से लेकर के 1505 से लेकर के देखा जाए तो 1570 तक माना जाता है। और इसी वंश का महान शासक है कृष्णदेव राय। वही कृष्णदेव राय जिसकी तारीफ बाबर ने किया था। 1526 में भी बाबर का आक्रमण होता है। इसके शासनकाल के समय 1509 से लेकर के 1529 तक कृष्णदेव राय का शासनकाल रहता है। तो जब बाबर 1526 में बाबर ने आक्रमण किया था भारत में, तो उस समय संगम वंश का शासक जो था कृष्णदेव राय का शासनकाल चल रहा था। बाबर नामा में ने कृष्णदेव राय की काफ़ी तारीफ की है। सॉरी, ये इसका था तुलुप वंश का शासन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने संगम बोल दिया। तुलुप वंश का ये शासक था, तुलुप वंश की स्थापना की थी। फिर उसके बाद देखें तो तुलुप वंश के बाद फ्रेंड आएगा अंतिम जो होगा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत वो है अराविडु वंश। ठीक है, अराविडु वंश का जो समय रहेगा 1570 से लेकर के देखा जाए तो 1649। ठीक है, ये था अंतिम वंश।
तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले संगम वंश था, फिर उसके बाद देखें तो आपका सालुब वंश था, फिर तुलुप वंश था, फिर अराविडु वंश था। ठीक है, तुलुप वंश का शासक था आपका कृष्णदेव राय। ठीक है, मैंने गलती से संगम बोल दिया था, उसके लिए माफ़ करिएगा। तो हमारा फ्रेंड आंसर क्या हो जाएगा, 2 के बाद 4 के बाद 1 के बाद आपका 3। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तुलुप वंश का संस्थापक है नरसा नायक, इमाड़ी नरसिंह, वीर नरसिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह ने तुलुप वंश की स्थापना किया। किसके स्थान पे, सालुब वंश के, और सालुब वंश का अंतिम शासक है वीर इमाड़ी नरसिंह। ठीक है, इमाड़ी नरसिंह की हत्या किया किसने, वीर नरसिंह ने, और इस घटना को क्या कहा गया, द्वितीय बला प्रहार। ठीक है, द्वितीय बला प्रहार। तो पूछे कि अगर विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत प्रथम बला प्रहार, अभी मैं आगे बताऊंगी द्वितीय बला प्रहार क्या था। तो द्वितीय बला प्रहार वो है कि जो सुलभ वंश का अंतिम शासक इमादी नरसिंह की हत्या करके वीर नरसिंह ने जो हत्या किया था, उस घटना को द्वितीय बला प्रहार कहा जाता है। और वीर नरसिंह के द्वारा तुलुप वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, वीर नरसिंह का समय 1505 से लेकर के 1509 रहता है। उसके बाद देखेंगे तो कृष्णदेव राय आ जाता है, 1509 से लेकर के 1529 तक शासन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी के दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न ये है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नदी, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखने में फ्रेंड प्रॉब्लम होती है, यहाँ लिख देती हूँ मैं तुंगभद्रा। ये कृष्णा नदी की सहायक है और तुंगभद्रा के दक्षिण के पूरे क्षेत्र को वो एक देवता का प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं। उस क्षेत्र को पूरा उस देवता का मानते हैं। वो देवता कौन है फ्रेंड, विरूपाक्ष। ठीक है, विरूपाक्ष, जिसको हम शिव, ठीक है, ये शिव भगवान शिव हैं, ये भगवान शिव को माना जाता है, उसी का प्रतिनिधि करते हैं विरूपाक्ष। विरूपाक्ष को माना जाता है कि जो तुंगभद्रा के दक्षिण का जो क्षेत्र है वो विरूपाक्ष देवता का है। और ये जो जितने भी शासक हैं वो एक तरीके से उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे हैं, विरूपाक्ष देवता के प्रतिनिधि के रूप में। ये कौन थे, अमोघ वर्ष प्रथम बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम, प्रताप रुद्र द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड हरिहर प्रथम। ठीक है, हरिहर प्रथम, हरिहर और बुक्का, हरिहर प्रथम और उसके उत्तराधिकारियों ने जो तुंगभद्रा के दक्षिण में शासन किया और इन्होंने विरूपाक्ष देवता के अभिकर्ता के रूप में, इन्होंने अभिकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने शासन किया था। ठीक है, हरिहर प्रथम। ठीक है, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, ये लोग कौन थे, ये लोग विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अपनी मदुरा विजय कृत में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। ठीक है, अपनी मदुरा विजय, ये जो कवित्री हैं इनके पति ने मदुरा का विजय किया था, उन सब का वर्णन इन्होंने एक पुस्तक में किया और उस पुस्तक का नाम लिखा है मदुरा विजय। ठीक है, रचनाकार पूछ रहा है ये कवित्री कौन है, भारती, गंगा देवी, वरदिम्बिका या फिर विज्जिका। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा फिर गंगा देवी। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बुक्का हरिहर के बाद शासक बनता है बुक्का प्रथम। ठीक है, बुक्का प्रथम का पुत्र है कंपन, कंपन की पत्नी है गंगा देवी। कंपन ने 1370 यानी कि 1370 से 71 में इन्होंने मदुरा पर आक्रमण किया और मदुरा के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करके विजयनगर में शामिल कर लिया। किसने, कंपन ने। और इसी के अपने पति के ही विजय अभियानों का वर्णन इन्होंने मदुरा विजय में किया है। किसने किया है, गंगा देवी ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है फ्रेंड, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण का ऐसा विजयनगर साम्राज्य माना जाता है कि मध्यकाल में जो पहला हिंदू साम्राज्य रहता है वो विजयनगर साम्राज्य रहता है। जो बहमनी साम्राज्य फ्रेंड मुस्लिम साम्राज्य रहता है, विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य रहता है। तो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक रहते हैं अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे होते हैं। इसी क्रम में जो शासक है वो देखेंगे तो पूरब के क्षेत्रों पे अधिकार करेगा, फिर पश्चिम की तरफ बढ़ेगा, पश्चिम में। तो इसी क्रम में वो कौन सा शासक है जिसने बहमनियों से गोवा छीना, हरिहर प्रथम ने, हरिहर द्वितीय ने, बुक्का प्रथम ने या फिर देवराय प्रथम ने। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय ने। ठीक है, हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से इसने
गोवा छीन लिया। इसका समय देख लीजिए फ्रेंड, 1377 से 1404 तक इसने शासन किया। इसने बहमनियों से गोवा छीना, इसने बहमनियों से बेलगाम भी छीना, ठीक है, बेलगाम छीना, बेलगांव को छीना। इससे देखा जाए तो दाभोल पोर्ट, जो दाभोल था, दाभोल पर इसने अधिकार किया गोवा हरिहर प्रथम ने। इसने चोल बंदरगाहों पे अधिकार किया। और इसके बारे में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, जैसे कि जब संगम वंश की स्थापना होती है तो पहला शासक तो हरिहर प्रथम रहता है, फिर बुक्का प्रथम रहता है, फिर तीसरा शासक हरिहर द्वितीय रहता है, ठीक है। जो ये शासक आता है जो हरिहर द्वितीय रहता है फ्रेंड, ये जो हरिहर द्वितीय के समय आप देखेंगे तो इसने क्या किया था कि इसने सबसे पहले उपाधि धारण की थी, ठीक है। संगम वंश के अंतर्गत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक है हरिहर द्वितीय। इसने कौन सी उपाधि धारण किया था? महाराजाधिराज, ठीक है, महाराजाधिराज लिख लो, महाराजाधिराज। और दूसरा जो इसने उपाधि धारण किया था वो राज परमेश्वर, ठीक है, राज परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। संगम वंश का पहला जो शासक रहता है उपाधि धारण करने वाला हरिहर द्वितीय। इसी ने बहमनियों से गोवा को छीना, इसी ने बेलगांव को जीता, इसी ने देखा जाए दाभोर पर अधिकार किया, इसने जो चोल बंदरगाहों पे अधिकार किया था हरिहर द्वितीय ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें कुछ कथन दिए हैं, उन कथनों में से हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुब वंश का आरंभ किया। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। नरसिंह सालुब ने देखा जाए तो संगम वंश का अंतिम शासक है जिसका नाम है विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय, विरूपाक्ष द्वितीय की इसने हत्या कर दी नरसिंह सालुब ने। इसी घटना को फ्रेंड कहा गया प्रथम बला प्रहार, ठीक है, प्रथम बला प्रहार। हत्या करा और नरसिंह के द्वारा सालुब वंश की स्थापना किया गया। तो पहला हमारा कथन सही है। दूसरा कथन देखिए, वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब को गद्दी से उतार करके राज सिंहासन बैठा। बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट है। देखा जाए तो सालुब वंश का अंतिम शासक है जिसका नाम है इमाड़ी नरसिंह, ठीक है, इमाड़ी नरसिंह, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इमाड़ी नरसिंह। इमाड़ी नरसिंह की हत्या किसने किया? वीर नरसिंह ने। और इसी घटना को कहा गया द्वितीय बला प्रहार, लिख लो, ठीक है, द्वितीय बला प्रहार करा। और फिर उसके बाद इसने वीर नरसिंह ने तुलुप वंश की स्थापना किया, ठीक है, 1505 में। वीर नरसिंह के उत्तराधिकारी उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तीसरा कथन भी हमारा सही है। वीर नरसिंह के बाद कृष्णदेव राय 1509 में गद्दी पर बैठते हैं, तुलुप वंश के शासक बनते हैं और 1529 तक इन्होंने शासन किया था। कृष्णदेव राय ने अपने मरने से मृत्यु के पहले ही इन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना था जिसका नाम था, इनके जो अर्ध भाई थे जिनका नाम था अच्युत देव, इनको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना था। इसलिए हमारा चौथा कथन भी सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध, गोलकुंडा का संस्थापक था, उसी के साथ कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान या फिर गजपति। फ्रेंड कुल आप देखें, अगर मेडावल हिस्ट्री पढ़ें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का तो समय बहुत पहले से था, ये तो 1500 का है, तो 1200 के समय का कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कुली कुतुब शाह के साथ गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेव राय ने लड़ा था, ठीक है। ये गोलकुंडा का संस्थापक रहता है। यहाँ पे देखिए एक नाम दिया है इस्माइल आदिल खान। इस्माइल आदिल खान फ्रेंड ये बीजापुर का सुल्तान रहता है और इसने इस्माइल आदिल शाह को इसने कृष्णदेव राय ने 1520 में, ठीक है, 1520 में कृष्णदेव राय ने इससे पुनः क्या किया था? इसको पुनः रायचूर दोआब पे पराजित किया था, ठीक है, रायचूर दोआब में इससे पुनः पराजित किया था। बात करें 1512 में कृष्णदेव राय ने बीजापुर को परास्त करके रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था। तो रायचूर दोआब क्या है फ्रेंड? जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसी को रायचूर दोआब कहते हैं। दोआब मतलब दो नदियों का बीच का क्षेत्र, और कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के क्षेत्र को रायचूर दोआब कहते हैं। ये क्षेत्र देखा जाए तो बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र कृषि के रूप में काफ़ी ज़्यादा, व्यापार की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से अच्छा क्षेत्र माना जाता है। काफ़ी आर्थिक दृष्टि से दोआब के क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अब दक्षिण के शासकों को देखेंगे ना तो ये रायचूर दोआब पे अधिकार के लिए अक्सर ये आपस में संघर्ष करेंगे। इसी क्रम में देखा जाए तो पहले
1512 में कृष्णदेव राय ने विजयपुर के शासक को पराजित करके रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था। इसको पुनः प्राप्त करने के लिए इस्माइल आदिल खान ने 1520 पर पुनः आक्रमण किया। उसको पुनः पराजित कर दिया किसने? कृष्णदेव राय ने इसको, इस्माइल आदिल खान को। उसके बाद देखिए गजपति है फ्रेंड, उड़ीसा में गजपति शासक था। गजपति शासक था प्रताप रुद्र देव, ठीक है, प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव से भी इनका संघर्ष होता है, युद्ध होता है, और प्रताप रुद्र देव से इन्होंने उदयगिरी, तेलंगाना, वारंगल, राजमुंड्री, ये सारे जो हैं ये आपका कोडपल्ली, इन सब क्षेत्रों को इन्होंने पुनः प्राप्त कर लिया। ये जो सारे क्षेत्र थे जो मैंने नाम लिया आपका, जो आपका उदयगिरी, तेलंगाना हो गया, वारंगल हो गया, राजमुंड्री हो गया, और साथ ही साथ कोडलपल्ली, ये सब क्षेत्र कभी विजयनगर के हुआ करते थे, इस पर अधिकार हो गया था। इनको पुनः प्राप्त किसने कर लिया? कृष्णदेव राय ने प्राप्त कर लिया। और जो कि प्रताप रुद्रदेव पराजित होता है तो इसने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से कर दिया था, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी कुछ ऐसे नाम रहता है उनका, इनसे विवाह कर देते हैं। और फिर उसके बाद इस विजय उपलक्ष्य में, प्रताप रुद्र को पराजित करने के उपलक्ष्य में, कृष्णदेव राय ने विजयनगर में देखा जाए तो विजय भवन का निर्माण करवाया, ठीक है। विजय भवन यानी कि राज सिंहासन या सिंहासन, ठीक है। विजय भवन का निर्माण करवाया था किसने? तो आपका कृष्णदेव राय ने किस उपलक्ष्य में? प्रताप रुद्रदेव जो कि गजपति शासक था, उड़ीसा का गजपति शासक था, उसको पराजित करने के उपलक्ष्य में, ठीक है, ये करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। कौन थे ये अष्टदिग्गज? अष्टप्रधान भी देखेंगे, अष्टदिग्गज भी देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, कृष्णदेव राय स्वयं विद्वान था, विद्वानों का संरक्षण था। इसके राज दरबार में बहुत सारे विद्वान रहा करते थे। उसी में देखा जाए तो ये अष्टदिग्गज कौन थे? ये 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु कवि थे, 8 महान सेनापति थे, 8 परामर्शदाता थे। तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड 8 तेलुगु कवि थे, ठीक है। 8 तेलुगु कवि, विद्वान कह लीजिए। तो कृष्णदेव राय की बात करें फ्रेंड, कृष्णदेव राय के समय में जो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, ठीक है, शास्त्रीय युग कहा जाता है तेलुगु साहित्य का, इसके दरबार में 8 विद्वान या 8 कवि रहा करते थे, जिनको हम अष्टदिग्गज कहते हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है अल्लासानी, ठीक है, अल्लासानी, ध्यान रखिएगा, अल्लासानी पेडन्ना, ये सबसे प्रमुख थे। देखा जाए तो ये राजकवि थे किसके? कृष्णदेव राय के ये राजकवि थे, ठीक है, राजकवि थे। इनकी रचना देख लीजिए, मनुकारित थे, मनुकारिता ये इनकी रचना थी। और अल्लासानी पेडन्ना को फ्रेंड आंध्र कविता या फिर तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अष्टदिग्गज जो थे, अन्य में से देख लेंगे तो नंदी तिम्मन हो गए, आपका तेनाली रामन हो गए, रामचंद्र हो गए, ये कुछ और भी अष्टदिग्गज हुआ करते थे इनके दरबार में। तो अष्टदिग्गज ध्यान रखिएगा, ये राजकवि थे, ये 8 तेलुगु कवि थे, किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। चले, इनमें से इसमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? आंध्र भोज किसे कहा जाता है? आंध्र भोज की उपाधि किसे दी गई थी? कृष्णदेव राय को, राजेंद्र चोल को, हरिहर को, या फिर बुक्का को। तो देखा जाए फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय को, ठीक है। कृष्णदेव राय विद्वान था, विद्या का प्रेमी था, और इसी कारण कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है, अभिनव भोज कहा जाता है, या फिर आंध्र पितामह कहा जाता है, ठीक है, कृष्णदेव राय को। यहाँ देखिए राजेंद्र चोल, फ्रेंड ये चोल वंश का शासक रहता है, राज प्रथम का पुत्र रहता है। इसने राजेंद्र चोल की बात करें फ्रेंड, इसने गंगा अभियान किया था, और गंगा अभियान के विजय के उपलक्ष्य में इसने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी, गंगेकोल्ड चोल, और फिर गंगेकोल्ड चोरपुरम इसने नगर बसाया था, ठीक है। तो ये था, ठीक है। हरिहर और बुक्का के बारे में हमने देखा ही, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत इन्होंने संगम वंश की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किया? वारंगल, नागलपुर, उदयगिरी, या फिर चंद्रगिरी। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा नागलपुर, ठीक है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता, ठीक है, इनकी माता थी जिनका नाम था नागला देवी, ठीक है, इनकी माता का नाम था नागला देवी, और इन्हीं की स्मृति में इन्होंने नागलपुर नगर का स्थापना किया, और अपनी पत्नी के स्मृति में इन्होंने हासपेट नगर, ठीक है, हासपेट नगर की भी स्थापना किया था। हासपेट नगर भी अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा, ये भी कृष्णदेव राय के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम। ये राय शब्द होता था ना फ्रेंड, ये राय जो राजाओं को बोला जाता था,
तो ये जो स्थापित किया गया था वो कृष्णदेव राय के समय में। जो हज़ारा मंदिर है जो कि भगवान राम को ये समर्पित है, भगवान राम को, ठीक है। हज़ारा देवी, इन्होंने देखा जाए तो विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया था जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण इन्होंने कृष्णदेव राय ने करवाया था, ठीक है। तो हज़ारा देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय, भगवान राम को समर्पित है ये मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक़ भारत में किस राजा के शासनकाल में आया? अब्दुल रज़्ज़ाक़, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, वीर विजय। तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो है फ्रेंड वो देखा जाए तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय संगम वंश का शासक रहता है और इसका समय देख लीजिए 1425 से लेकर के 1446, ठीक है, ये शासन करता है। उसी के समय में जो फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक़ आता है विजयनगर पे, और विजयनगर में, और इसको अब्दुल रज़्ज़ाक़ को देवराय ने विजयनगर राज्यसभा का राजदूत नियुक्त किया था, ठीक है, राजदूत, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल रज़्ज़ाक़ देवराय द्वितीय के समय में आया था। देवराय संगम वंश का शासक रहता है जिसका समय देख लीजिए 1425 से लेकर के 1446 था। नेक्स्ट है हमारा निकोलो कोंटी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार, इटली का यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया, एक पुर्तगाली यात्री, एक ईरानी यात्री। ये MPPSS प्री 2016 में ये प्रश्न आया था। तो फ्रेंड ये एक इटली का यात्री रहता है निकोलो कोंटी, और इसने देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य की इसने यात्रा किया था। और ये किसके समय में आया था? तो देवराय प्रथम, ठीक है, संगम वंश का शासक रहता है, ठीक है। उस समय ये आता है 1420 में, देवराय प्रथम के समय में। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज़्ज़ाक़ आता है फारसी यात्री, और देवराय प्रथम के समय में जो कि 1420 के समय में था निकोलो कोंटी आता है जो कि एक इटली का यात्री रहता है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ इसने लिखा है, काफ़ी कुछ बताया है, काफ़ी कुछ वर्णन किया है इसने, तो ये रहता है, ठीक है। पुर्तगालियों का आगमन तो फ्रेंड हमें अभी आगे देखने को मिलेगा, जब संगम वंश के समय देखेंगे ना तो पुर्तगाली आगमन शुरू होगा, अभी कहाँ, अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जो 1511 में, जो भारत में 1511 में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता संधि की थी? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, डी अल्मीरा, नीनो डी कून्हा। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क, ठीक है। अल्बुकर्क जो था ये पुर्तगाली था जिसने 1511 में कृष्णदेव राय के साथ इसने मित्रता की संधि की थी। इसके बारे में फ्रेंड बात करें तो कृष्णदेव राय पहला ऐसा शासक रहता था जिसने सबसे पहले संधि किया था पुर्तगालियों से। देखा जाए तो उसका कारण ये था कि ये जो पुर्तगाली थे फ्रेंड वो घोड़ों की आपूर्ति करते थे। उस समय देखें तो युद्ध वगैरह में घोड़े बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, उनके घोड़े बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो पुर्तगाली जो घोड़ों की आपूर्ति किया करते थे, तो कृष्णदेव राय ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए पुर्तगालियों से एक संधि किया था, और पुर्तगालियों से बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे कृष्णदेव राय के, ठीक है। इसी क्रम में देखें तो 1510 में भी आप देखेंगे तो पहले ये अल्बुकर्क है, अल्बुकर्क ने फादर लुइस, पूछ सकता है, फादर लुइस के नेतृत्व में एक व्यापारी मंडल और एक दूत मंडल जो है वो विजयनगर में भेजा था 1510 में फादर लुइस के नेतृत्व में अल्बुकर्क, और 1510 में भेजा था, और 1511 में इनकी मित्रता की संधि हो जाती है, ठीक है, अल्बुकर्क। और ये भी फ्रेंड ये देखिए वो समय है जब 1512 में देखा जाए तो रायचूर दोआ पर अधिकार किया था किसने? कृष्णदेव राय ने। 1520 में पुनः पराजित। तो कहा जाता है कि ये पुर्तगालियों ने बहुत साथ दिया था कृष्णदेव राय का। ये जो कृष्णदेव राय विभिन्न अभियानों में विजयी रहते हैं उसमें पुर्तगालियों की भी एक भूमिका रहती है, बहुत साथ दिया था इन पुर्तगालियों ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है? महाभारत का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, जब तेलुगु में अनुवाद किया तो किसने किया? कंबन ने, कुट्टन ने, नैनन ने या फिर टिक्कन ने? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नैनन और टिक्कन, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा एर्रन। इन तीनों को मिला करके कहा जाता है तेलुगु साहित्य के कवित्रय, ठीक है, कवित्रय कहा जाता है। किसको मिला करके? नैनन को, टिक्कन को, रैनन को, ठीक है, एरन को, ये तीनों को मिला करके, इन तीनों विद्वानों को मिला करके तेलुगु साहित्य का कवित्रय कहा जाता है, जिसमें नैनन ने 1100 में शुरुआत किया था महाभारत का तेलुगु अनुवाद। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1300 में टिक्कन ने, वो कंप्लीट नहीं, फिर टिक्कन ने किया। फिर देखेंगे तो 14वीं ईस्वी में देखें तो रैनन ने क्या किया था?
तेलुगु अनुवाद किया महाभारत का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, नैनन, टिक्कन और साथ में साथ एरन, और इन तीनों ही विद्वानों को मिला के क्या कहा जाता है, तेलुगु साहित्य का कवित्रय। पूछ सकता है तेलुगु साहित्य के कवित्रय के अंतर्गत कौन आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम का लेखक है? कृष्णदेवराय, अलोसानी पेड्डन, तेनाली रामलिंगा या फिर नंदी तिम्मन। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। ठीक है, कृष्णदेवराय मैंने बताया ना, स्वयं विद्वान था, विद्या प्रेमी था, इसने कई रचनाएं किया था, जिसमें संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम का इसने रचना किया था। इसने उषा परिणय, ठीक है, उषा परिणय की रचना किया इसने मदालसा, ठीक है, मदालसा चरित्र की इसने रचना किया। तो ये स्वयं भी विद्वान था, विद्वानों का संरक्षक था, कई इसने रचनाएं किया। तो जिसमें देखा जाए जाम्बवती कल्याणम, उषा परिणय और आपका देखा जाए मदालसा चरित्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वैदिक ग्रंथों का भाष्यकार सारायण को आश्रय प्राप्त था परमार राजाओं द्वारा, परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का या फिर वाकटक राजाओं का। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। किसको? वैदिक ग्रंथों के जो भाष्यकार सारायण थे। इनके बारे में बात करें फ्रेंड तो इन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण पर टीका लिखा था। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण पर इन्होंने टीका लिखा था सारायण ने। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण पर टीका किसने लिखा था, तो सायरण ने लिखा था। और ये किसके दरबार में थे? ये हरिहर द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, हरिहर द्वितीय का समय फ्रेंड क्या था? 1377 से लेकर के 1404। ठीक है, इन्हीं का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यहाँ में सूची 1 दिया है, सूची 2 से सुमलित करना है। सूची 1 में एक तरफ नाम दिया हुआ है, वो किससे संबंधित है, सूची 2 में दिया हुआ है। देखिए गंगा देवी के बारे में हमने बात किया था, मधुरा विजय लिखा था, किसकी पत्नी थी? ये हरिहर, ये बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन की पत्नी थी। तो देखिए हमें पहला ही आंसर यहाँ से दिख गया कि कंपन की पत्नी। ठीक है, कंपन की पत्नी और मधुरा विजयम की लेखिका। ठीक है, अन्नपूर्णा फ्रेंड कौन थी? अन्नपूर्णा जो थी वो गजपति राजकुमारी थी, कृष्णदेव राय की पत्नी थी। याद है हमने बताया था ना, गजपति को के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था और उसने अपनी पुत्री का विवाह किया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस के थ्रू। तो हमारे पहले में दिख रहा है 3 और 5, तो हमें कोई ऑप्शन दिख रहा है 3 और 5? देखिए आंसर तो हमें यहीं से मिल गया, डी। ठीक है, तो हम यहीं से मिला लेते हैं। देखिए नागलंबा जो है वो 2 पे यानी कि कृष्णदेव राय की माता थी। इन्हीं के नाम पर देखा जाए तो नागलपुर नगर को बसाया था कृष्णदेव राय ने। ठीक है, अपनी माता के स्मृति में। हन्नामा जो थी, हन्नामा की बात करें फ्रेंड तो ये प्रौढ़ देव राय की दरबारी कवित्री थी। ठीक है, तिरुमल्ला जो थी वो अच्युत देव राय की दरबारी कवि थी। ठीक है, अच्युत देव राय देखा जाए तुलु वंश का शासक रहता है, तुलु वंश के जो कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव राय। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, 3, 5, 2, 1, 4। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय, कोलुंतुक प्रथम या फिर राजराय प्रथम। तो ये फ्रेंड आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के राज्यारोहण को लगभग 500 वर्ष गुजर गए हैं। अब तो और भी वर्ष हो गए हैं क्योंकि ये प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2008 में ये प्रश्न आया था। ये तुलु वंश का शासक रहता है, 1509 में गद्दी पर बैठता है 1529 तक। ठीक है, तो ये गद्दी पर बैठता है 1529 तक, ये चीज़ था कृष्णदेव राय। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। तालीकोटा का युद्ध देखा जाए किसके बीच लड़ा गया? अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और संयुक्त सेना के बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 वगैरह में देखें तो कन्नौज का युद्ध, फिर बेलग्राम का युद्ध होता है 1529, 1540, फिर हुमायूं पराजित हो जाता है, सूर्य वंश की स्थापना होती है। तो गलत है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी। ठीक है, विजयनगर एक तरफ रहता है, एक तरफ रहते हैं 4 वंशों के, 4 राज्यों के आपस के संघ। ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन करेगा फ्रेंड? बीजापुर का शासक अली आदिल शाह। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें फ्रेंड, जो आप देखेंगे इस समय जो वंश रहता है, कौन सा वंश रहता है, तो इस समय देखें तो तुलु वंश का शासन, तुलु वंश का अंतिम शासक रहता है जिसका नाम था सदाशिव राय। ठीक है, सदाशिव राय।
ये मात्र कठपुतली जैसा शासक रहता है, कठपुतली शासन इसके समय को कहते हैं। और इसका मंत्री रहता है जिसका नाम रहता है राम राय, उसी के हाथ में सारी शक्ति रहती है राम राय। राम राय जो रहता है फ्रेंड, ये मंत्री रहता है सदाशिव राय का। सदाशिव राय एक तरीके से कठपुतली रहता है, असली जो शक्ति रहती है शासन प्रशासन की वो राम राय के हाथ में रहती है। राम राय जो रहता है वो दक्कन के राज्यों में बहुत ही ज़्यादा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता है। दक्कन के जो राजा रहते हैं, जो शासक रहते हैं, जो राज्य रहते हैं, वो आपस में संघर्ष कर रहे होते हैं, तो एक तरीके से उनके बीच काफ़ी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता है, जिससे वो तंग आकर के उन्होंने एक संघ बना लिया। इस संघ में 4 राज्य रहते हैं जिसका नेतृत्व कौन करेगा? बीजापुर का शासक रहेगा जिसका नाम है अली आदिल शाह। लिख लेना, पूछेगा कि एक तरफ जो थे जो शासक थे 4 संघ, अली आदिल शाह, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसमें कौन कौन था? एक तरफ तो आपका बीजापुर, ये आपका बीजापुर है, फिर अहमदनगर है, गोलकुंडा, एक बीदर है, ठीक है, बीदर भी रहेगा, लेकिन बर्रार नहीं रहता है फ्रेंड। 5 रहते हैं ना, बहमनी के कमजोर होने के 5 राज्यों का उदाहरण होता है। कौन कौन सा? एक बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है, बीदर है और बर्रार। बर्रार का गोलकुंडा के साथ काफ़ी शत्रुता चल रही होती है, इसलिए वो इस संघ में शामिल नहीं होता। तो 4 राज्य आपस में संघ बनाते हैं और विजयनगर पर आक्रमण करते हैं। संघर्ष होता है, राम राय जो है युद्ध के दौरान ही मारा जाता है। इसको मारता कौन है ये लिख लो, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बोल दे रही हूँ। तो हुसैन निज़ाम शाह, ठीक है, हुसैन निज़ाम शाह के हाथों राम राय मारा जाता है। उसके बाद फ्रेंड विजयनगर पूरी तरीके से, ये लोग कहा जाता है, बहुत बुरी तरीके से लूटा जाता है। विजयनगर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाता है। उसकी जो वैभव रहता है, जो खूबसूरती रहती है, पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाता है, ठीक है। तो तालीकोटा का युद्ध, जिसे हम राक्षसतंगड़ी का युद्ध कहते हैं, जिसे हम देखा जाए तो राक्षसतंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। ये कब हुआ था? 1565 में हुआ था, ठीक है। 1565 में ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा। राक्षसतंगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध इसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध हुआ 1526, 1526, 1565, 1576 या फिर 1586। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1565 में तालीकोटा, जिसे हम राक्षसतंगड़ी का युद्ध कहते हैं, जिसे हम बन्नी हट्टा का युद्ध कहते हैं, वो लड़ा गया किसके किसके बीच? एक तरफ विजयनगर था और दूसरी तरफ 4 राज्यों का संघ था। वो 4 राज्य कौन थे? बर्रार को छोड़ करके अन्य, यानी कि बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, और आपका देखा जाए अहमदनगर हो गया और गोलकुंडा हो गया, बीदर हो गया, अहमदनगर और बीजापुर, ये 4 राज्य थे, ठीक है। ये देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था फ्रेंड? लास्ट क्लास में बताया था किसके किसके बीच में हुआ था। ये आपका बाबर के बीच में हुआ था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। काफ़ी निर्णायक युद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते। नेक्स्ट है हमारा, जब राजा वडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव, तिरुमल, रंगादुती या फिर वेंकट द्वितीय। या ISP 2006 में ये प्रश्न आया था। तो जब मैसूर राज्य की स्थापना किया तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो अंतिम वंश है जिसका नाम अराविडु वंश है, उसका शासन था। अराविडु वंश 1570 से लेकर के 1649 के बीच में रहता है और उस समय शासक रहता है वेंकट द्वितीय, ठीक है। वेंकट द्वितीय की फ्रेंड बात करें तो 1586 से लेकर के 1614 के बीच में इसका शासन रहता है और उसी दौरान 1612 में, ठीक है, राजा वोडियार ने वेंकट द्वितीय से अनुमति लेकर के मैसूर राज्य की स्थापना किया। फ्रेंड हमने आपको ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से जब विजयनगर साम्राज्य में जो तालीकोटा का युद्ध होता है, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य बहुत कमज़ोर हो जाता है और जब भी केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है तो उसके अवशेषों में विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है। और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि अब कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होगा, जिसमें 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा? राजा वोडियार के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। तो फ्रेंड जो विशेष व्यवस्था, जो मुख्य विशेषता थी वित्तीय व्यवस्था की विजयनगर साम्राज्य की, वो थी भू राजस्व, ठीक है। भू राजस्व, चूँकि देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य में जो कृषि आधारित कृषि आधारित व्यवस्था थी, इनकी आर्थिक व्यवस्था जो थी कृषि आधारित थी। आय का प्रमुख स्रोत जो हुआ करता था वो लगान हुआ करता था, ठीक है, लगान हुआ करता था। और लगान का निर्धारण जो किया जाता था वो भूमि के उत्पादकता के आधार पे, उस सिंचाई के आधार पे, भूमि के पैदावार के आधार पे, भूमि के किस्मों के आधार पे लगान का निर्धारण किया जाता था फ्रेंड। और ये लगान जो होता था वो भूमि के उपज का 1/3 से लेकर के 1/6 के बीच में माना जाता था कि यही उसका लगान होता था भूमि के उपज का, ठीक है। तो ये भू राजस्व व्यवस्था थी जो कि
कृषि आधारित उनकी भू राजस्व व्यवस्था थी और उसमें जो कि लगान लिया जाता था, कितना लिया जाता था, किसके आधार पे लिया जाता, तो भूमि की पैमाइश के आधार पे लिया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक विजयनगर साम्राज्य पूछा। अब देखिए यहाँ पर्टिकुलर कृष्णदेव राय की जो कराधान, जो कर की व्यवस्था थी, जो कर लगाया जाता था कृष्णदेव राय के समय में, उसके बारे में पूछ रहा है। तो भूमि की, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो फ्रेंड बिल्कुल सही है, देखा जाए पहला भी सही, दूसरा भी सही है। तो कृष्णदेव राय को देखा जाए तो इसने भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करा करके कर निर्धारण का, इसने पूरे भूमि का सर्वेक्षण करवाया और उस भूमि के सर्वेक्षण के आधार पर इसने कर निर्धारण किया और साथ ही इसने भूमि को कई श्रेणियों में विभाजित कर दिया। ठीक है, कई श्रेणियों में, जैसे भूमि की उत्पादकता के आधार पे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो उसको अलग श्रेणी में, कम उत्पादन हो रहा है तो उसको अलग श्रेणी में। तो भूमि का इसने सर्वेक्षण करवाया, उसने भूमि को कई श्रेणियों में बांटा और उस भूमि से लगान वसूल करने के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की और उस विभाग का नाम था 58वें विभाग का स्थापना किया। इसका कार्य होता था भू राजस्व एकत्रित करना। ठीक है, तो ये हमारा ये भी सही हो गया पहला। दूसरा, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो जो कारखाने होते थे वहाँ जो उत्पादन होता था उस उत्पादन के आधार पे कर लिया जाता था, किसके समय में, कृष्णदेव राय के समय में। ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। अन्य भी कई प्रकार के कर थे, जैसे विवाह कर हुआ करता था, लेकिन अगर किसी पुरुष ने किसी विधवा महिला से विवाह किया है तो विवाह कर नहीं देना पड़ता था। और भी देखें, बागवानी कर होता था, सीमा शुल्क होता था। इस तरह के राज्य के कई आय के स्रोत हुआ करते थे, लेकिन प्रमुख आय का स्रोत हुआ करता था वो लगान हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, देखिए अभी ये प्रश्न पहले भी आया था, अभी फिर आया है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी। हम्पी है फ्रेंड जो कि विजयनगर ये स्थान है, इसी खंड विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। हम्पी उत्तरी कर्नाटक में स्थित है और ये यूनेस्को के, देखा जाए यूनेस्को के ये विश्व विरासत स्थल की सूची में। विरूपाक्ष मंदिर फ्रेंड हम्पी में ही स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर वही विरूपाक्ष देवता जिनके उत्तर के, तुंगभद्रा के उत्तर की समस्त भूमि के अधिपति, समस्त भूमि के प्रतिनिधि के रूप में हरिहर और बुक्का ने अपने साम्राज्य की स्थापना किया और शासन प्रशासन चलाया था। ठीक है, यही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूध भेजा, अपना दूध भेजा, किसको भेजा, हरिहर प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने, कृष्णदेव राय ने या फिर सालुव नरसिंह ने। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। ठीक है, बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम का समय देखिए फ्रेंड 1356 से लेकर के 1377 यही इसका समय था। और बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है, 3 समुद्रों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 समुद्रों का अधिपति किसको कहा जाता है, बुक्का प्रथम को। ऐसा माना जाता है इसने तीनों समुद्रों के जो क्षेत्रों को इसने विजिट किया था, जीता था। जैसे कि आपका इधर पूरब में देखें तो बे ऑफ बंगाल हो गया, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में देखें तो अरब सागर, दक्षिण में देखिए तो हिंद महासागर। तो ऐसे क्षेत्रों को विजिट किया था, इसलिए इसको 3 समुद्रों का अधिपति कहा जाता था, बुक्का प्रथम को। नेक्स्ट है हमारा, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव द्वितीय। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 में ये प्रश्न आया था और इसका फ्रेंड आंसर हो जाएगा, ये संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में थे श्रीनाथ। यही देवराय द्वितीय जिसके समय में देखा जाए तो इन्हीं के समय में फारस का जो यात्री आया था अब्दुल रज़ाक जो था, इन्हीं के समय में आया था, देवराय द्वितीय के समय में। और इनका समय क्या था, 1425 से लेकर के देखा जाए तो 1400 अप्रॉक्स 46 माना जाता है। ठीक है, और प्रसिद्ध जो कवि हैं श्रीनाथ, इनकी जो रचना है, इनकी जो कृति है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो है आपके श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार नैषधम जो है इनकी ये कृत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है, चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट, विजयनगर। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड विजयनगर। या IAS प्री 2019 में ये प्रश्न आया था, विजयनगर
कल्याण मंडप। और फ्रेंड कल्याण मंडप की जो एक्चुअली बेसिकली किस पे बेस्ड था, तो इसमें जो देवता होते थे और उनकी जो पत्नी होती थी, देवता और जो उन जिनसे उनका विवाह किया जाता था, जो पत्नी उनकी थी, तो देवता और उनकी पत्नी के विवाह का उत्सव जो है वो आडंबर पूर्वक मनाया जाता था। कहाँ पे? कल्याण मंडप में। ठीक है, कल्याण। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। इस आधार पर जो मंदिरों का निर्माण हुआ था कृष्णदेव राय के समय में हुआ था, जैसे कि विरूपाक्ष मंदिर हो गया, विट्ठल स्वामी का मंदिर हो गया, वो इसी कल्याण मंडप रचना मंदिर के निर्माण में, मतलब उसी का एक उदाहरण ले सकते हैं। कल्याण मंडप के ही आधार पे बना था। विरूपाक्ष का मंदिर हो गया और आपका विरूपाक्ष मंदिर विट्ठल स्वामी का मंदिर। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कृष्णदेव राय द्वारा हम्पी विजयनगर में बनवाए गए? पार्वती मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, एकांबरनाथ मंदिर, हजारा रामास्वामी मंदिर, कृष्णा स्वामी मंदिर या फिर वरदराज मंदिर। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर और कृष्णा स्वामी मंदिर जो है वो कृष्णदेव राय द्वारा हम्पी विजयनगर साम्राज्य में बनवाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जहाँ देखिए विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है विट्ठल स्वामी मंदिर। हजारा मंदिर फ्रेंड भगवान राम को समर्पित है और कृष्णा मंदिर, कृष्णा स्वामी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? देखिए विट्ठल स्वामी का जो विट्ठल देवी का वो आपका विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है ना, उसके स्तंभों में से 56 तक्षित स्तंभ जो है उसमें से संगीतमय स्वर निकलते हैं। तो ये मंदिर कहाँ पे है? बेलूरू में है, भद्राचलम में है, हम्पी में है या फिर श्रीरंग में है? तो फ्रेंड इसका आंसर हम्पी हो जाएगा, हम्पी में है। हमने बताया था कृष्णदेव राय के समय में ये मंदिर का निर्माण, विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण हुआ था, विट्ठल स्वामी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, विट्ठल स्वामी का मंदिर। नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के डैश के राजा के दरबार में राजकवि थे। विष्णुदेव राय, कृष्णदेव राय, नरसिंह देव राय, तिरुमल्ला देव राय। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जिनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, उन्हीं अष्ट दिग्गजों में से एक थे तेनालीराम। ठीक है, तेनालीराम जिन्होंने पांडुरंग महाकाव्य, ठीक है, पांडुरंग महाकाव्य की रचना किया और ये तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक है पांडुरंग महाकाव्य, जिसकी रचना किया था तेनालीराम। और तेनालीराम किसके राज दरबार में थे? ये कृष्ण देव राय के दरबार में थे। तुलुप वंश के शासक कृष्ण देव राय के दरबार में थे। 8 जो अष्ट दिग्गज थे उनमें से एक थे। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविल कोंडा की लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन सा आदिल शाही राजा कृष्णदेव राय द्वारा मारा गया? ठीक है, आदिल शाही राजा कृष्णदेव राय द्वारा कोविल कोंडा की लड़ाई में मारा गया। आपका इस्माइल आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह या फिर फिरोज आदिल शाह? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह। देखा जाए तो यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर में देखा जाए तो इसने आदिल शाही वंश की स्थापना किया था। किसने? 1489 में। ध्यान रखिएगा, 1489 में बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना किया। आदिल शाही वंश की स्थापना किया किसने? यूसुफ आदिल शाही ने। और इसने 1509 और 1510 जब इधर शासक बनता है यूसुफ, देखेंगे तो इधर तुलुप वंश का शासक कृष्णदेव राय 1509 में शासक बनता है। तो इसने यानी कि यूसुफ आदिल शाह ने विदर के सुल्तान जिसका नाम है महमूद शाह के साथ मिल करके इसने आक्रमण किया विजयनगर पे। ठीक है, तो ये जो आपका आदिल शाही वंश का शासक यूसुफ आदिल शाह जो कि बीजापुर का है और बिदर का शासक है जिसका नाम है सुल्तान महमूद, ये दोनों आपस में मिल करके 1510 में आक्रमण करते हैं विजयनगर पे। और विजयनगर का उस समय तत्कालीन शासक रहता है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय इनको पराजित करता है और यूसुफ आदिल शाह को युद्ध मैदान में ही मार डालता है। ठीक है, तो यही चीज़ था, ध्यान रखिएगा। तो कोविल कोंडा की लड़ाई आदिल शाह ही जो था किसके बीच में हुआ था? यूसुफ आदिल शाह थे और एक तरफ कृष्णदेव राय। ठीक है, तो ये था फ्रेंड आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे उसको हमने एक एक करके डिस्कस किया। बहुत से बच्चे बोलते हैं और एक्सप्लेनेशन करो, बहुत एक्सप्लेन करो, बहुत से बच्चे बोलते हैं कम एक्सप्लेन करो। फ्रेंड जितना इंपॉर्टेंट लगता है उतना ही एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, और आपको इन डेप्थ जाना है तो आप प्लीज़ क्लास लीजिए।
ठीक है। क्लास में ही सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं, क्वेश्चंस जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। बाकी सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना नहीं भूला करें। और अगर जो लोग डिसलाइक करते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि उन्हें कौन सी चीज़ें नहीं अच्छी लगी, ताकि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ इम्प्रूव की जा सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।